इस मूवी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। ये वो वक्त होता है जब धरती पर इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसलिए ऊर्जा के नए रिसोर्सेज के लिए इंसान एक दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, जिस ग्रह का नाम है पेंजोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की नींद खुलती है, जिसका नाम जैक सुली है। जैक कहता है कि पिछले 6 सालों से जब से हम धरती से चले हैं, तब से हम सबके सब इन स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जैक बताता कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। पर इस सफर पर आने से पहले एक चोर ने चंद पैसों के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरे और भाई का डीएनए सेम था, इसलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था। मैं तो एक सैनिक था जिसने जंग में अपने दोनों पैर गवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग पेंजोरा ग्रह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये सभी सैनिक थे, पर यहाँ पे पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसान के अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन का हेड है। वो बताता है कि ये जगह नरक से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से साफ पता चलता है कि वो इस ग्रह से और इस ग्रह के जीवों से कितनी नफरत करते हैं। अब जैक साइंस लैब में जाता है, जहां इन्हें बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल यह इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स हैं, जिन्हें इंसानों के और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि ये दिखते बिल्कुल इस ग्रह के लोगों की तरह हैं, जिन्हें नावी कहा जाता है, पर इनके अंदर इंसानों का डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। जैक को इसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है, जो अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है, इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से भी होती है, जो इस अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात से नाराज होकर वो पार्कर के पास जाती है। पार्कर इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। वो पार्कर को कहती है, मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पार्कर कहता है, हम लकी थे कि उसके भाई से उसका डीएनए मैच करता था, और अब मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते उनसे दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पाकुर उसे वो पत्थर दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है, जो कि इस ग्रह की जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। पार्कर कहता है कि हम इस ग्रह पर इस बेशकीमती पत्थर की वजह से हैं, जो हमारी दुनिया में 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा, तुम्हारे पूरे साइंस का खर्चा इसी पत्थर से आता है, इसलिए जो भी हमारे बीच में आएगा हमें उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है, जो कि एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल ये एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है, और उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यानी कि उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है, पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है, जिसे अवतार कहा जाता है, वह जाग जाता है। जब जैक का अवतार जागता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। वो डॉक्टर्स के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है, उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। अब रात हो जाती है और इन सब के अवतार को, जितने भी क्लोन्स होते हैं, इन सबको सुला दिया जाता है। और जैसे ही ये सोते हैं, जैक अपने इंसानी शरीर में उठ जाता है। यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी शरीर उठ जाता है, और जब इंसानी शरीर सोता है तो अवतार उठ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, तुम काफी बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हो और मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है।
मुझे इस साइंस के प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जहाँ पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पर उनका गांव है, वहाँ पर बहुत सारा अनऑब्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच में जाओ, उनसे दोस्ती करो, उनमें शामिल हो जाओ, और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि उस जगह से हम सारा अनऑब्टेनियम निकाल सकें। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉन और उसके कुछ साथी किसी काम से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करता है, वो बंद हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ एक के बाद एक सभी पौधों को टच करने की कोशिश करता है, जिस वजह से सभी पौधे बंद हो जाते हैं और उनके पीछे होता है खतरनाक जानवर। अब ग्रेस भी वहां पर आ जाती है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम हिलना मत, यह तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैक कहता है कि वह उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। जैक भी पूरी बहादुरी से उसकी तरफ भागता है कि वो डर जाए, और होता भी ऐसे ही है। वो खतरनाक जानवर डर कर रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता, बल्कि उसके पीछे उससे भी खतरनाक जानवर आ गया होता है, जो इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक है। ग्रेस उससे कहती है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो, और जैक अब भागना शुरू कर देता है। वो जानवर भी लगातार उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सामने एक झरना आ जाता है, जिससे जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान तो बचा लेता है, पर वो अपने साथियों से अलग हो चुका है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटक रहा है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम नेटेरी होता है, जो इस ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है, और अब वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है कि तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वह जैक को नहीं मारती। जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है। चारों तरफ से खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही होती हैं। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है, पर तभी उस पर इस ग्रह के जंगली कुत्ते, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, पर वो इतने सारों को मार नहीं सकता। इससे पहले कि वो जंगली कुत्ते जैक को मारते, यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम निटीरी है, जो जैक को तीर मारने वाली थी, यहाँ पर आ जाती है। वो सभी जंगली कुत्तों को मारकर भगा देती है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी जैक के ऊपर उसी तरह के फूल, जो कि निटीरी के तीर के ऊपर आकर बैठ गए थे, जैक के पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। ये देखकर निटीरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर उसी के कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं, जो जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं, और उसकी मोम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है, जो जैक का खून टेस्ट करती है, और वह समझ जाती है कि यह एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो यह भी सीखना चाहता हूँ। और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है, और अगले पल वह अपने कैंप में, जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है, वो उठ जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि सभी को अभी तक यही लग रहा होता है कि जैक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया हो। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ, और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो गए। अब मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है, वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहाँ पर अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उनसे वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपने गांव खाली नहीं किया तो कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। और अब जैक हर रोज उनके गांव में जाना शुरू कर देता है, और सीखना शुरू कर देता है कि जंगल में कैसे जिया जाता है।
पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके पूरी शिद्दत से सीख रहा होता है और बहुत जल्द वह उनकी लगभग सभी कलाओं को, उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से सीख जाता है। और एक दिन नीटिरी जैक से कहती है, अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का एक रिवाज है जहाँ पर एक इंसान की ट्रेनिंग करवाई जाती है और जब वो सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी कि एक तरह का योद्धा। निटेरी कहती है, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पक्षी होते हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पक्षी को चुन सकता है, जिसके लिए उन्हें बहुत लंबा सफर तय करके जाना पड़ेगा। और अब जैक इस कबीले के बाकी लोगों के साथ, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो अपना इकरान चुनने के लिए जा रहे हैं, जैक भी उनमें शामिल हो जाता है। यह एक बहुत लंबा सफर होता है जहाँ पर आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। ये सब के सब उस रास्ते से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। निटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर उस जगह तक पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक निटेरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। निटेरी कहती है कि वह तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। और इसके बाद जैक इकरान चुनने के लिए चला जाता है। एक इकरान उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके बाद वो इसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्दी ही वो सीख जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद जैक और निटेरी अपने अपने इकरान पर आसमान की लंबी लंबी सैर करते हैं। निटेरी कहीं ना कहीं अब जैक को पसंद कर रही होती है। जैक भी निटेरी को पसंद करता है और एक दिन जब ये दोनों अपने अपने इकरान पर होते हैं, तभी आसमान से एक बहुत बड़ा इकरान, जो छोटे इकरानों को खा जाता है, जैक के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जैक और निटेरी को भागना पड़ता है। यह दोनों किसी न किसी तरह से उस इकरान से बच जाते हैं। रात को निटेरी बताती है कि इसे तुरुक कहा जाता है। आज तक नावी कुल के इतिहास में सिर्फ 5 लोगों ने इसकी सवारी की है। यह हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। मेरे दादा के दादा ने इस पर सवारी की थी। यह वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी, पर मेरे दादा के दादा ने जब तुरक की सवारी की तो सभी कबीले एक हो गए। जैक को इनके रीति रिवाज, इनका रहन सहन बहुत पसंद होता है और जैक ने अपनी परीक्षा भी पूरी कर लिया है, इसलिए जैक को पूरे रीति रिवाज से ये लोग अपने में शामिल कर लेते हैं। निटेरी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है। वो कहती है कि यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। इसे आवाजों का पेड़ कहा जाता है, हमारे पूर्वजों की आवाजें। और जब जैक अपने बालों को उस पेड़ की जटाओं से जोड़ता है तो उसे सच में वहाँ से आवाजें आती हैं। निटेरी उससे बोल रही है कि अब तुम हम में से एक हो। अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ, पर उसे भी मुझे चुनना होगा। निटेरी समझ जाती है कि वह उसी के बारे में बात कर रहा है। निटेरी कहती है कि वो पहले ही चुन चुकी है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब निटेरी की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन आई हुई है जो कि चारों तरफ पेड़ों को तोड़ रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, पर जैक इंसानों की दुनिया में, यानी कि इंसानी रूप में उठा हुआ है। उसे यहाँ उठने के लिए मशीन के अंदर जाना होगा। जैक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है, जिससे उसकी क्लोन वाली बॉडी एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो जाग जाता है। वह देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है तथा उसके कैमरे को तोड़ देता है, पर तभी एक सिपाही यहाँ पर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से जैक वहाँ से निकल जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल के आदमी उस जगह पर हमला करने वाले हैं। जैक और निटेरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर ग्रेस भी होती है, जो कि इन्हीं के रूप में होती है। जैक और ग्रेस इन्हें बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है, पर इससे पहले कि ये उन्हें बताते, कर्नल उस कैमरे में, जिस कैमरे को जैक ने तोड़ा था, उसमें जैक की फोटो देख लेता है। इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर है। दरअसल ये स्लीपिंग चैम्बर इनके बेस से बहुत दूर है, जंगल में होते हैं। कर्नल वहाँ पर पहले ग्रेस का और उसके बाद जैक का स्लीपिंग चैम्बर ऑफ कर देता है, जिससे वो उस दुनिया में, यानी कि क्लोन रूप में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। जैक और ग्रेस पीटर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके घर को, उनके जंगल को तबाह मत करो। यहाँ पर एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कनेक्शन है। साथ ही जिस गांव पर तुम हमला करने वाले हो, वहाँ पर कई 100 परिवार रहते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर इन दोनों को कहता है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ।
1 घंटे में उस जगह को खाली करवा दो। जैक और ग्रेस अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं और इसके बाद वो अपने अवतार वाले रूप में जाग जाते हैं, जहाँ पर जैक कबीले वालों को बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्द इंसानी आर्मी आने वाली है। वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देगी, तुम चाहकर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। इंसानों ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर नेटेरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो जैक से पूछती है, तुम्हें इसका पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? जैक कहता है कि हाँ, लेकिन अब मैं तुम में से एक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जगह से प्यार करता हूँ। नेटेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। और इसके बाद जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का जो सरदार होता है वो ऐलान करता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। वहीं कर्नल अपनी पूरी फोर्स लेकर इनके गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ होता है। इतना विशाल पेड़ इस पूरे प्लेनेट पर कहीं भी नहीं है। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है। वो समझ जाता है कि इन्होंने इन लोगों की बात नहीं मानी, इसलिए वो अपनी आर्मी को उन पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जिस वजह से बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और तभी नेटेरी की मोम, जो कि धर्मगुरु है, वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो। वो उसकी रस्सियां काट देती है और अब जैक भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी इनका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। नेटेरी के पिता, जो कि कबीले के सरदार हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जैक और ग्रेस की मशीन को भी बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में उठ जाते हैं। इन दोनों को और इनके साथी नॉन को भी बंदी बना लिया जाता है। इनमें एक लेडी पायलट भी होती है, जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्लेनेट वालों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए वो इन तीनों को अपने फाइटर प्लेन में छुड़ा कर ले जाती है। ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर इनके जंगल में स्लीपिंग चैम्बर होते हैं। ये उन स्लीपिंग चैम्बर को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई भी इनकी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वो क्लोन के रूप में उठ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ राख ही राख है। ये तबाही का मंजर होता है। जैक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। मुझे मेरी वफादारी फिर से साबित करनी होगी। वो अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे तुरुक भी उड़ रहा होता है। इस प्लैनेट का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पक्षी है। जैक अपने इकरान को नीचे की तरफ, जहाँ पर तुरुक उड़ रहा होता है, उस तरफ चलने के लिए कहता है और वह अपने इकरान से तुरुक के ऊपर छलांग मार देता है। वहीं हमें नावी लोगों को दिखाया जाता है जो सबके सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सबके सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ इकरान बढ़ रहा होता है, जो पशु पक्षियों यहाँ के लोगों को सबको मारकर खा जाता है। जब यहाँ के लोग जान से देखते हैं तो वह देखते हैं कि उसके ऊपर जैक सवारी कर रहा होता है। यह देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 लोगों ने तुरुक की सवारी की थी। नेटेरी को भी एक बार फिर से जैक पर विश्वास हो जाता है। जैक यहाँ पर ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें। अब एक संदेश इंसानों तक भी पहुँचाना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपनी इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये हमारी ज़मीन है। बाकी कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुरुक मकटू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल जो तुरुक के ऊपर सवारी करता है उसे तुरुक मकटू कहा जाता है और जैक का ये संदेश पूरे प्लेनेट पर फैला दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर और भी बहुत सारे नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैक आत्माओं के वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वो इस प्लेनेट की देवी, जिसका नाम ईवा होता है, उनसे प्रार्थना करता है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम इंसानों को हराने के लिए काफ़ी नहीं हैं, लेकिन आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी में वास करती हैं। मुझे आपकी ज़रूरत है। अगले दिन इंसान इनके आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी हवा से पक्षियों पर बैठकर हमला करते हैं तो कुछ लोग ज़मीन से भी हमला करते हैं। जैक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी होता है, इसलिए वो इंसानों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर तुरुक के पंजों में पकड़कर फेंक देता है। जैक बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन इंसानों के पास हथियार हैं, गोलियां हैं।
जबकि इस प्लेनेट के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इस प्लेनेट के लोगों की हार होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब निटेरी फंस जाती है। सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो भी इंसानों के सामने आने वाली होती है। तभी सभी इंसानों को रेडियो पर मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेजी से कोई तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और बहुत जल्दी इस प्लेनेट के खतरनाक खतरनाक जानवर, जिन पर गोला बारूद का भी असर नहीं होता, वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। आसमान में बहुत सारे इकरान इनके हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देते हैं। यानी जैक ने जो देवी एवा से प्रार्थना की थी, देवी एवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने बहुत बड़े रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जैक पर हमला करता है। जैक और उसके बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। कर्नल कहता है शायद तुम अपनी असलियत भूल गए। दरअसल कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसके अंदर इंसानी शरीर सो रहे हैं। वो स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, पर अब जैक का इंसानी शरीर उठना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसका क्लोन वाला शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। कर्नल चाकू से जैक का गला काटने वाला होता है कि तभी वहां पर नटेरी आ जाती है और वह अपने जहरीले तीर को कर्नल के सीने के आर पार कर देती है। कर्नल की मृत्यु हो जाती है और अब वहीं जैक का इंसानी रूप जाग चुका है। इसलिए क्लोन पूरी तरह से डेड हो जाता है। जैक को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो इस वातावरण में बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकता। वो मास्क को निकालने की कोशिश करता है और अपने पैर खराब होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और अब जैक का इंसानी शरीर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी निटेरी को यह एहसास हो जाता है कि जैक का इंसानी शरीर उस चैम्बर के अंदर है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाती है कि जैक इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। इसलिए वो उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिससे जैक को एक बार फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। जैक अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जैक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता। इसलिए इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज दिया जाता है और कुछ लोग जो दिल के साफ हैं उन्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाती है। जैक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। उसके बाद जैक के इंसानी शरीर को और उसके क्लोन वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी नावी लोग आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करते हैं और जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा के लिए क्लोन वाले शरीर में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि अब वो हमेशा के लिए एक नावी बन गया है। अब वो पूरी तरह से इन लोगों में से एक है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है।